So, hello everyone. I welcome all of you to the another lecture of electrochemistry, second lecture of electrochemistry. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कंडक्टिविटी. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मोलार कंडक्टिविटी. तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है और वो डिस्कस करने से पहले सबसे पहली बात आप लोगों को बताना जरूरी है कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी यहाँ पर आप लोगों के लिए साइंस साइड में, कॉमर्स में, एज वेल एज ह्यूमैनिटीज में, फिर चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो चाहे आईसीएसई का स्टूडेंट हो, बोथ क्लासेस के लिए एडमिशंस आर ओपन. और वो एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं. बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स क्या होंगे? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी. 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलने वाली होंगी लगातार, विदाउट एनी ब्रेक. डेली 3 आवर्स की क्लास होगी और उसके बाद 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, और उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को वीडियो से प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा. और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्टिविटी की बात करी थी और कंडक्टिविटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडक्टिविटी कापा जो होता है बेटा वो 1/ρ के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? कापा कंडक्टिविटी 1/ρ के बराबर होता है. ठीक है. कंडक्टेंस G 1/r के बराबर होता है. ठीक. सेल कांस्टेंट G स्टार L/A के बराबर होता है. और एक फॉर्मूला और जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो बचपन से क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल टू ρL/A. यहां से हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला डिराइव करे थे. R की जगह ध्यान दो जरा, क्या मैं R की जगह 1/G लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम R की जगह 1/G लिख सकते हैं. रो की जगह 1/कापा लिख सकते हैं और L/A हो गया हमारा G स्टार. तो कापा कंडक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगा? G इंटू G स्टार के बराबर आ जाएगा. कापा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ चुका बेटा हमारे पास? G इंटू G स्टार. और ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ भी है यहाँ पर, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार. ठीक. अब अगर कोई मुझसे पूछे कि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताइए, किसकी डेफिनेशन बताइए बेटा? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताइए. व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिएगा यही फॉर्मूला कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार. अगर इसी फॉर्मूले से बात की जाए तो ध्यान देना, कापा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार को ओपन करके लिख देते हैं. G स्टार किसके बराबर है बेटा? L/A के बराबर है. G स्टार किसके बराबर है? L/A के बराबर है. क्लियर बात अच्छे से? ठीक. अब ध्यान देना, अगर मैं क्या करता हूं, इफ L को भी 1 कर दिया जाए, 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट डजंट मैटर, सिंपली आपने उसको 1 कर दिया. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी आपने क्या कर दिया, या तो 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक. तो कंडक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी? कंडक्टेंस के बराबर ही निकल करके आ जाएगी. कंडक्टिविटी किसके बराबर निकल करके आ जाएगी? कंडक्टेंस के बराबर ही निकल करके आ जाएगी. तो अब देखिएगा कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास. एक बीकर में मैंने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, कोई इलेक्ट्रोलाइट ली हुई है. एक बीकर में मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट ली हुई है. उस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा हुआ है. ये इलेक्ट्रोलाइट को मैंने 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा हुआ है. जिन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर 1 मीटर स्क्वायर है. मींस इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर यूनिट मीटर स्क्वायर है. और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी जो है बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी है? या तो 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी है? या तो 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर. तो इस सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस होगी
उसी को ही क्या बोला जाएगा, कंडक्टिविटी बोला जाएगा। मींस कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बराबर है जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर मैं ऐसे बोलूं जिन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट है और जिन इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी भी क्या है, यूनिटी है, या फिर 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर है। मीटर तो हालांकि बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, यहाँ पर हमें छोटी यूनिट्स के बारे में बात करनी है। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ एनी कंसंट्रेशन। इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बेटा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। हमने यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन को फिक्स नहीं करा है, इसकी कंसंट्रेशन व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है, बट शर्त बात क्या है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा होना चाहिए जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या फिर यूनिटी हो, और जिन इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी भी क्या हो, यूनिटी हो। तो इस सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब आगे चल करके क्या आता है, अब आगे चल करके ये आता है कि सर आप अभी तक बोल रहे थे कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, व्हाटएवर एनीथिंग, बट अब अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं, मैं कंसंट्रेशन 1 मोल कर देता हूं, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोला जाएगा मोलार कंडक्टिविटी। उसको क्या बोला जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी बोला जाएगा। तो नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय राइटिंग लैम्डा एम। इसको लैम्डा बोलते हैं बेटा, ये लैम्डा का बड़ा वाला वर्जन है। लैम्डा का छोटा वर्जन ये होता है, ये लैम्डा का बड़ा वाला वर्जन है। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या है, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे सॉल्यूशन में तो उससे जितनी भी आयंस आपको मिलने वाली होंगी, उन आयंस की जो भी कंडक्टिंग पावर होगी, जो भी कंडक्टेंस होगी, उसी को ही क्या बोला जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी बोला जाएगा। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड from 1 mole of electrolyte, from 1 mole of electrolyte dissolved in a given volume of the सॉल्यूशन। किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितनी भी आयंस मिलेंगी, उन आयंस की जो भी कंडक्टिंग पावर होगी, दैट विल बी नोन एज मोलार कंडक्टिविटी। और इंपॉर्टेंट बात, व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट and area of cross section of electrodes is so large that the whole of the solution is contained in between them। ठीक, लैम्डा एम मोलार कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होगा, लैम्डा एम मोलार कंडक्टिविटी होगा बेटा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। लैम्डा एम विल बी इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। और यहां से हमारे पास जो यूनिट निकल करके आएगी बेटा लैम्डा एम की, दैट यूनिट ऑफ लैम्डा एम विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट यूनिट ऑफ लैम्डा एम विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। अब अगली चीज हम देखते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने का क्या इफेक्ट होगा दोनों पर, कंडक्टिविटी पर एज वेल एज मोलार कंडक्टिविटी पर। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना बाय एडिंग सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसी को ही डाइल्यूशन बोला जाता है। तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अगर कभी घर पर चाय बनाते हुए चाय में मिठास ज्यादा हो जाए तो उस मिठास को कम करने के लिए क्या करते हैं, उस मिठास को कम करने के लिए हम उसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पानी ऐड करोगे तो क्या होगा, आपने चीनी थोड़ी निकाली चाय के अंदर से, ना चीनी निकाली ना चीनी ऐड करी, आपने सिंपली पानी ऐड करा। अब पानी ऐड करने से क्या हुआ, मिठास कम हुआ। मिठास क्यों कम हुआ,
क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। पहले अगर पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर थी और 1 लीटर में 20 मोल्स आ रहे थे, अब पानी ऐड करने के बाद सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो गई? 2 लीटर हो गई। अब 2 लीटर में भी मोल्स तो कितने हैं? 20 ही है भाई। पहले 1 लीटर में 20 मोल आ रहे थे चीनी के, अब 2 लीटर में 20 मोल आ रहे हैं। तो अब जब 2 लीटर में 20 मोल आ रहे हैं तो हर 1 लीटर में कितने कितने मोल हुए? 10-10 मोल हो गए शुगर के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, जिस वजह से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होती है। तो कंडक्टेंस और इंक्रीजेस, यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस की बात हो रही है फिलहाल। अभी मैंने कंडक्टिविटी की बात करी है। किसकी बात करी है? कंडक्टिविटी की, कापा की, कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम बात करें मोलार कंडक्टिविटी की, तो आप ध्यान दीजिए ये C क्या है हमारा? दिस C इज आवर, व्हाट इज दिस C? दिस C इज आवर कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ये C हमारा कंसंट्रेशन है बेटा, ये C हमारा क्या है? कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में। ठीक, तो डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन C डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन C डिक्रीज करेगा तो लैम्डा m आपका बढ़ेगा, लैम्डा m आपका बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। तो कंडक्टेंस, या फिर मैं और अच्छे से बोलूं मोलार कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस? मोलार कंडक्टेंस, या फिर मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस because total number of ions decreases, because total number of ions per unit volume decreases। ठीक है, जिस वजह से मोलार कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। और कंडक्टिविटी जिसकी बात मैंने अभी अभी करी, उधर लिखा हुआ है कापा, कापा डिक्रीज करेगा, कापा डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात अच्छे से? और मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा m इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन होने पर। तो डाइल्यूशन से हमें क्या समझ में आया? डाइल्यूशन करने से क्या होगा? डाइल्यूशन करने से क्या होगा? तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा और मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। क्लियर बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आखिर हमें ये देखना है कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी तो हमने देख लिया क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मोलार कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन करने से फॉर बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में। द इलेक्ट्रोलाइट विच इज 100% डिसोसिएटेड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि डिसोसिएशन ऑलरेडी 100% हो चुका है, तो इसीलिए और डाइल्यूशन करने से और पानी ऐड करने से अब और ज्यादा डिसोसिएशन तो वहां पर होने वाला नहीं है। केवल और केवल क्या होगा? आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, जिस वजह से आयंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और आयंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो उनका लैम्डा m बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत स्लोली बढ़ेगा, बिकॉज पहले भी डिसोसिएशन 100% हो चुका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, 100 मोल्स मिल चुके हैं सपोज करो डिसोसिएशन होने के बाद। अब पानी ऐड करने से और ज्यादा मोल्स मिलने वाले नहीं है, केवल और केवल क्या होगा? आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिस वजह से उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए अगर ग्राफ बनाया जाए किस किस के बीच में, लैम्डा m और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, तो लैम्डा m वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग तरह से इंक्रीज करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो डाइल्यूशन करने से लैम्डा m स्लोली बढ़ता है, इस तरीके की लाइन आती है। तो अगर आप ध्यान से देखें
सपोज कीजिए मैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर यहाँ पर हूँ, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ग्राफ जो बनाया गया वो लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच ही बनाया गया, सिंपली कंसंट्रेशन के बीच नहीं बनाया गया, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाया गया। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हूं तो लैम्डा एम की वैल्यू ये है, लैम्डा एम की वैल्यू ये है। लेकिन सपोज करो अब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, तो डाइल्यूशन करने के बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा भाई, ओरिजिन की तरफ। तो मैं यहां पर आया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो पक्की बात है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। तो मैं इधर आया तो आप देख रहे हो लैम्डा एम क्या हो रहा है भाई, लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट स्लोली इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करता है, जिस इक्वेशन को बोला जाता है डीबे-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन। क्या बोला जाता है, डीबे-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, जहां पर लैम्डा एम क्या है, जहां पर लैम्डा एम है मोलार कंडक्टेंस या फिर मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इज मोलार कंडक्टेंस या फिर मोलार कंडक्टिविटी। लैम्डा एम नॉट क्या है, अब इस लैम्डा एम नॉट के बारे में ही हमें चर्चा करनी है, इसके बारे में ही हमें बात करनी है, ठीक। अब सपोज करो मैं डाइल्यूशन करता जा रहा हूं, तो कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन कम होते होते जीरो को टेंड कर जाएगी, जीरो की तरफ पहुंच जाएगी। तो क्या करें, इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना स्टार्ट करो। इस ग्राफ को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर जाकर के कट करेगा, ये ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर जाकर के कट करेगा, ठीक, उस पॉइंट से लेकर के ओरिजिन तक की जो दूरी होगी उसको बोला जाएगा क्या, उसको बोला जाएगा लैम्डा एम नॉट। and this lambda m naught is known as limiting molar conductivity या फिर limiting molar conductance, means it is the molar conductance of solution when concentration of solution tends to zero। आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लगभग जीरो को टेंड कर गई, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी that will be known as limiting molar conductivity या फिर limiting molar कंडक्टेंस। तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द प्लॉट, ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वही क्या कहलाई जाएगी, लैम्डा एम नॉट कहलाई जाएगी। और ये जो ए है बेटा, दिस ए इज कांस्टेंट। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ, तो आप ध्यान दीजिए y एक्सिस पर लैम्डा एम आया, x एक्सिस पर अंडर रूट सी आया, ठीक। और c क्या होता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू लैम्डा एम नॉट के बराबर हो गई। m स्लोप होता है और m स्लोप की वैल्यू माइनस a आ रही है, स्लोप क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसीलिए ग्राफ हमारा नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव आता तो ग्राफ हमारा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता, ठीक। और a क्या है बेटा, a इज कांस्टेंट जो डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। लैम्डा एम नॉट बता दिया यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, एंड इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देख सकते हो बेटा, अगर आप स्काइनोमिक्स एकेडमी के साथ जुड़ना चाह रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाह रहे हो उसका भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइडेड है, चाहे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाह रहे हो उसका भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइडेड है, फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब लेक्चर्स देखने के लिए आप स्काइनोमिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साइंस साइड का बच्चा, साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया गया है, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, वो यहाँ पर जा सकता है। और सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो।
और स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और गूगल प्ले पर अगर आपको रिव्यूज देखने हैं गूगल पर, तो आप इस लिंक पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा बेटा, वही ग्राफ जिसके बारे में मैंने बात करी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, तो वहां पर पानी डालने से, डाइल्यूशन करने से हो सकता है जो पहले डिसोसिएट नहीं हुआ था अब वो डिसोसिएट होना चालू हो जाए, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट 100% डिसोसिएटेड इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप देख सकते हो ये लाइन किसके लिए है बेटा, ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड करने पर, पानी ऐड करने से जो आयन डिसोसिएट नहीं हुआ था वो भी अब डिसोसिएट हो गया, जिस वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, जिस वजह से लैम्डा एम ड्रास्टिकली रैपिडली इंक्रीज करता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ आता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका ये वाला ग्राफ आता है जो अभी अभी मैंने पीछे बना करके भी दिखाया था। क्लियर हो गई बात? ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो c की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब अंडर रूट ऑफ c ही होता है। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आप बोलोगे सर इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दो, जिस पॉइंट पर जाकर के इसने वाई एक्सिस को कट करा, ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक की दूरी लैम्डा एम नॉट हो गई। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तब तो ये ग्राफ आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये वाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस को इनफाइनाइट पर जाकर के कट करेगा। इट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक अनदर लॉ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अभी अभी मैंने बोला, जो कुछ भी मैंने समझाया वो सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए एक लॉ आता है बेटा हमारे पास, जिस लॉ को बोला जाता है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लॉ क्या कहता है? अगर वो आपसे कह रहा है कि लैम्डा एम नॉट निकालिए NaCl का, किसका लैम्डा एम नॉट निकालिए? NaCl का लैम्डा एम नॉट निकालिए, तो आप कहेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस जो होगा, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जो होगी वो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों की वजह से होगी। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट कैटायन, कैटायन कौन है? Na पॉजिटिव, तो NaCl का लैम्डा एम नॉट जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर सपोज करो मैं लैम्डा एम नॉट निकालना चाह रहा हूं किसका? MgCl2 का, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि MgCl2 पानी में डिसोसिएट होने के बाद मुझे क्या देगा। तो MgCl2 डिसोसिएट होने के बाद बेटा आपको देगा, अक्सर बच्चे कहते हैं Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। नहीं, ये गलत है। आप फॉर्मूला देखिए, MgCl2 ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है? जब उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। फिलहाल आप देखिए Mg पर 2 पॉजिटिव है, Cl पर 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं हो रहा है। तो उसको बराबर करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोरीन कितने हैं बेटा? क्लोरीन 2 है, इसीलिए Cl नेगेटिव भी आपको कितने मिलेंगे? Cl नेगेटिव आपको 2 मिलेंगे। अब आप देखिए Mg पर टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 का आ गया, 1 क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन पर 2 नेगेटिव। अब हमें MgCl2 पानी में जाने के बाद एक Mg2+ देता है और 2 Cl- देता है, तो इसका लैम्डा एम नॉट जो होगा इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ Mg2+ प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-, बट Cl- कितने मिल रहे हैं बेटा? 2 मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से।
चलो अब अगर मैं लैम्डा एम नॉट निकलवाता आपसे Al2SO4 होल थराइस का, तो Al2SO4 होल थराइस टूटने के बाद क्या देगा भाई? Al2SO4 होल थराइस टूटने के बाद क्या देगा? 2Al3 प्लस देगा और 3 क्या देगा? सल्फेट देगा। 3 क्या देगा? सल्फेट देगा। तो इसका लैम्डा एम नॉट क्या लिखा जाएगा? 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ Al3 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन। ठीक, तो कॉलरॉश लॉ क्या कहता है? कॉलरॉश लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। तो बिल्कुल आसान सी बात, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ। सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो यही है कि ये हमें लैम्डा एम नॉट निकल के देता है, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये हमें लैम्डा एम नॉट निकाल करके देता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो लैम्डा एम नॉट अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हमारी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका लैम्डा एम नॉट हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, तो साथ ही साथ वो क्वेश्चन में हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दे करके रखेगा। सपोज करो उसने लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दी है आप लोगों को सोडियम एसीटेट की। सोडियम एसीटेट क्या होता है? CH3COONA। तो इसका लैम्डा एम नॉट क्या होगा भाई? इसका लैम्डा एम नॉट आप लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस। ठीक, इसके कुछ लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दी है उसने, मान लेते हैं इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी दी है भाई? इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू उसने आपको दी है स्मॉल a। इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू उसने आपको कितनी दी है? स्मॉल a दी हुई है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है। मान लेते हैं उसने इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दी है स्मॉल a और यूनिट साइमिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट साइमिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साथ ही साथ उसने लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दी है आपको किसके लिए? उसने लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दी है आपको HCl के लिए। मान लेते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl। लैम्डा एम नॉट HCl का क्या लिखा जाएगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। मान लिया इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू उसने दी है आपको स्मॉल b साइमिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। एक और दिया है उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl। लैम्डा एम नॉट की वैल्यू NaCl की भी कुछ वैल्यू दी है उसने। ये क्या लिखा जाएगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव और इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू उसने दी है आपको C। अब इन तीनों इक्वेशन की सहायता से, इन तीनों इक्वेशन की मदद से हमें लैम्डा एम नॉट निकालना है बेटा। किसका? हमें लैम्डा एम नॉट निकालना है एसिटिक एसिड का। किसका लैम्डा एम नॉट निकालना है? एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट क्या लिखा जाएगा बेटा? एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट क्या लिखा जाएगा? एक बार लिख करके देख लेते हैं। इसका लैम्डा एम नॉट होगा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस। ठीक, अब आपको क्या करना है? इन तीनों इक्वेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो दो चीजें हमें चाहिए CH3COO माइनस और H प्लस, ये दोनों जिंदा बचे और बाकी सब खत्म हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या करें बेटा? इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इनको कुछ इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। इक्वेशन 1 2 3 आप इनको मान सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं हम इसको। तो मान लेते हैं ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या किया जाए, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं और उसमें से इक्वेशन 3 को क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा?
ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ऐड होंगे और ये सब्ट्रैक्ट होगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, Na प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल क्या, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H पॉजिटिव आयन। और राइट साइड में क्या बचेगा बेटा, राइट साइड में बचेगा हमारा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करा और 3 को सब्ट्रैक्ट करा, और ये A, B और C कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास, तो न्यूमेरिकल ही आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से आप कोलरॉच लॉ की मदद लेकर के वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी अच्छे से, इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशन कोलरॉच लॉ की क्या कहती है, पहला तो उसने ये लिख दिया इन कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा भी दिया। अगला इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा बोलते हैं। अगर सपोज करो मैं कह रहा हूं 10 मोल एसिटिक एसिड के मैंने लिए, अब एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है भाई, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 10 के 10 मोल तो डिसोसिएट होने वाले नहीं है। मान लेते हैं डिसोसिएट हुए कितने मोल, 9 मोल। तो अब मुझे बताइए अगर आप 1 मोल लेकर के चलोगे तो कितने मोल डिसोसिएट होंगे, 9/10 मींस 0.9 मोल्स डिसोसिएट होंगे। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, जब हम 1 मोल उस इलेक्ट्रोलाइट का लेकर के चल रहे हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर आ गया भाई, अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, ऊपर लिखा है 9, 9 क्या है कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अल्फा क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है, तो अपॉन नीचे क्या आएगा 10, 10 क्या है कितने मोल्स लिए थे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो आई होप अल्फा का फॉर्मूला समझ में आया होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मान लेते हैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया HCl, HCl टूटने के बाद क्या देगा भाई, H पॉजिटिव देगा और Cl माइनस देगा, ठीक। एक HCl टूटने के बाद एक H प्लस देता है और एक Cl माइनस देता है। इट मींस 1 मोल HCl टूटने के बाद 1 मोल H प्लस और 1 मोल Cl माइनस देता है। तो अगर मैंने इसके HCl के 10 मोल ले लिए, 10 मोल ले लिए स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, उस वक्त मेरे पास केवल और केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। अब कुछ वक्त गुजर जाने के बाद क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, 10 मोल मुझे H पॉजिटिव के मिल जाएंगे और 10 मोल मुझे Cl नेगेटिव के मिल जाएंगे, ठीक। तो 100% यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ, कितने मोल्स टूटे 10 अपॉन कितने मोल्स लिए थे 10, तो अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगी 1, अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितनी आएगी 1 आएगी। लेकिन यहीं पर सपोज करो अगर मैंने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया होता, अगर मैंने यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको पानी के अंदर डाल रहा हूं, तो अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका 100% डिसोसिएशन होने वाला नहीं है, ये केवल और केवल आपका इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर आपने इसके 10 मोल लिए थे, उस वक्त ना ये था ना ये था, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद इसके कुछ मोल्स टूटने के लिए चले गए। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 10 के 10 मोल तो टूटने के लिए नहीं जाएंगे, मान लेते हैं 9 मोल तो टूटने के लिए चले गए और 1 मोल जिंदा बचा रह गया, तो 9 मोल आपको इसके मिल जाएंगे, 9 इसके मिल जाएंगे। तो कितने मोल टूटे 9,
अपॉन कितने मोल लिए थे 10, तो 9 अपॉन 10 0.1। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अल्फा की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब कोई भी मोल टूटने के लिए नहीं गया। अल्फा 0 कब आएगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। इसका मतलब कोई भी मोल टूटने के लिए नहीं गया। अगर कोई भी मोल टूटने के लिए नहीं गया तो इट मींस वो सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, वो सब्सटेंस आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। तो अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहाँ पर जितने मोल्स टूटेंगे उनकी वजह से क्या आएगा आपके पास? जितने मोल्स टूटेंगे उनकी वजह से मोलार कंडक्टिविटी आएगा, मोलार कंडक्टेंस आएगा एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो ऊपर में सी लगा देता हूं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, जो कब टूटेंगे? जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे और उनके टूटने की वजह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस मिलने वाला है। तो अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास आ गया लैम्डा एमसी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एमसी कहां से कैलकुलेट किया जाएगा? लैम्डा एमसी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। लैम्डा एमसी इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। और एक फॉर्मूला जो क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पढ़ा करते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हालांकि हमने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा था, बट क्लास 12th में ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को करने हैं, चाहे सॉल्यूशन चैप्टर हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।